आज दिनांक 13 मार्च 2025 को थाना कौशाम्बी पे एक अभियुक्त जिसका नाम के.एस. राणा है, जो खुद को ओमान के हाई कमिश्नर बताते थे और उसका मिसयूज करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। जब इनके साथ अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ चीजें सामने आई, जिसमें ये जो के.एस. राणा है ये एक एनजीओ के लिए काम करते हैं जिसका नाम इंडिया जीसीसी ट्रेड काउंसिल है। उस एनजीओ के द्वारा इनको एनजीओ में एक ट्रेड कमिश्नर का पद दिया गया था। उसी पद का मिसयूज करके वो खुद को हाई कमिश्नर ऑफ ओमान बताने लगे और फर्जी दस्तावेज बना के, लेटर बना के प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग जगह पे भेजने लगे। उसी क्रम में इनकी जो प्राइवेट गाड़ी थी, उस गाड़ी पे जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट होती है, रजिस्ट्रेशन की नीली पट्टी होती है पीले कलर की, उन्होंने वो इस्तेमाल की और उसी गाड़ी का इस्तेमाल ये कर रहे थे। उनके पास से ये गाड़ी भी बरामद हुई है। जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने प्रोटोकॉल पाने के लिए गाजियाबाद में भेजा था, मथुरा में भेजा था, फरीदाबाद में भेजा था, वो भी बरामद हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने नटवर लाल का नाम तो सुना होगा। नटवर लाल अपनी ठगी और जालसाजी के लिए देश में जाना जाता था। यहाँ तक कि वो सरकारी महकमों को भी चूना लगाने से बाज नहीं आते थे। नटवर लाल ने देश के अलावा विदेश में भी अपनी महाठगी का जो परचम लहराया, उससे सब लोग उनकी शातिर चालों के कायल थे और उनकी प्रतिभा जिस तरीके से नकारात्मक उसमें काम आती थी कि जिस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने हित साधते थे, उन्हीं के पर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए देश में कुछ लोग आज भी ठगी के उसमें लगे हुए हैं। जैसे कि यूपी के एक गाजियाबाद इलाके में एक प्रोफेसर के.एस. राणा, जो कि अपने आप को ओमान मस्कट का उच्चायुक्त बताते हुए पुलिस और प्रशासन को भ्रमित कर रहे थे। 2-3 दिन पहले उन्होंने पुलिस विभाग को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि वो अपनी बेटी से वैशाली में मिलने जा रहे हैं, अतः उनको उच्चायुक्त होने की वजह से प्रोटोकॉल, पुलिस का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने पहले तो सोच विचार किया और फिर बाद में उनकी बात को मानते हुए उनको प्रोटोकॉल तो दे दिया। लेकिन वहाँ के जो डीसीपी थे, उन्होंने उनके दिमाग में कुछ शक के कीड़े कुलबुलाने लगे। उन्होंने इस मामले में पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी। आखिरकार अंततः जांच के बाद पता चला कि ओमान जो कि यूके में नहीं आता है, यानी एशिया में नहीं आता है, अतः वो उसका कोई उच्चायुक्त नहीं होता है, उसके राजदूत होते हैं। इस तरीके से जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल पता चली, तब गाजियाबाद की पुलिस ने उनको अरेस्ट करते हुए उनसे कड़ी पूछताछ की। जिस तरीके से फिर जो तथ्य सामने आए, उसके पुलिस महकमा बिल्कुल हैरान रह गया। पता चला कि प्रोफेसर के.एस. राणा, जो अपने आप को जूलॉजी का प्रोफेसर बताते थे, उन्होंने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया। एनजीओ दिल्ली बेस्ड थी, जिसका काम देश के बाहर व्यापार करना था। उस एनजीओ का नाम इंडिया ट्रेड काउंसिल के नाम से था, जिसमें वो ट्रेड के एम्बेसडर थे। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को ओमान का राजदूत या ओमान का उच्चायुक्त बना लिया और डिप्लोमेट, जो बड़े बड़े डिप्लोमेट को सुविधाएं मिलती हैं, उनकी जो वाहन होते हैं उस पर भी उन्होंने फोर्जरी करके किस तरीके से उसकी नंबर प्लेट जो होती है केवल कुछ खास लोगों के लिए होती है, उसको उन्होंने अपनी गाड़ी के, महंगी गाड़ी के आगे चस्पा कर रखा था। पुलिस ने उन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए ये दिखा दिया कि जब भी कोई फ्रॉड पुलिस के शिकंजे में फंसता है तो उसको बख्शा नहीं जाता है। इसी मंच से गुजरात के महाठग किरण पटेल के बारे में आपसे चर्चा की थी। वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और
परतें खुल रही हैं. There are several layers to the story of Kiran Patel, which I had in an earlier press conference discussed here. इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जाकर और Z+ सिक्योरिटी ली. फिर एक संजय राय शेरपुरिया की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना एड्रेस भी यहीं रेस कोर्स के आसपास का दे रखा था. और ऐसा महान ठग था जिससे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोन ले रखा है 25 लाख का. मतलब कमाल के ठग हैं. 350 करोड़ का गबन किया, 25 लाख बड़े नेता है मनोज सिन्हा जी, उनको कर्जे में दे दिया. गुजरात के किरण पटेल का नाम भी इसी लिस्ट में आता है. उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर अपने आप को पीएमओ का एक क्लास 1 ऑफिसर बताते हुए वहाँ पर सरकारी सुविधाएं भोगी और वहाँ के क्षेत्रीय व्यवसायियों को यह बताकर कि मैं पीएमओ का अफसर हूँ और उनसे बहुत सारा पैसा भी ऐठा. शक तो तब हुआ जब वहाँ के जो सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उनको उनकी कुछ गतिविधियों पर शक हुआ, जो कि अपने आप को पीएमओ का अफसर बताकर पूरी तरीके से सुरक्षा लेकर वो पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे थे. इसके बाद उन्होंने जब पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया और पीएमओ से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी, तब जाके उनको पता चला ये कोई पीएमओ का ऑफिसर नहीं है, बल्कि ये एक फ्रॉड है जो कि भाजपा के नेताओं के साथ में काफ़ी संलग्न था, काफ़ी उनकी गहरी पैठ थी. यही वजह है कि वो अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताने में संकोच नहीं कर रहा था. कुमार जिस खबर से मीडिया बचने की कोशिश कर रहा था, वो खबर पहले पन्ने पर छप गई है. इस देश में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, ये आपको सोचना होगा और रविश कुमार ऑफिशियल देखना होगा. देखना ही नहीं, ज्वाइन भी करना होगा. 29 अप्रैल की इस हेडलाइन को ठीक से देख लीजिए. संजय शेरपुरिया ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लोन दिया है. मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिए. यही हो रहा है अनेक मामलों और रिपोर्ट में हमने देखा है, आपको दिखाया है. सरकार से पूछो तो सरकार जवाब नहीं देती है, अधिकारी से पूछो तो अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से पूछो तो वे भी जवाब नहीं देते हैं. मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? अब इस तस्वीर को आप ठीक से देख लीजिए. लोन की बात कर रहे हैं, इसकी भी कर लीजिए. यह व्यक्ति हाई सिक्योरिटी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के करीब कैसे पहुंच गया? क्या कोई भी पहुंच सकता है इस तरह? इस दूसरी तस्वीर में देखिए, यहां तो नरेंद्र मोदी के साथ सोफे पर बैठा है, विचार विमर्श में शामिल लगता है. क्या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे बैठ सकता है? फिर यह कौन है, जबकि एक्सप्रेस में लिखा है कि यह बीजेपी का सदस्य भी नहीं है. इस तीसरी तस्वीर को भी देखिए, यहां तो मंच पर सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री से पुष्प गुच्छ ले रहा है या दे रहा है साफ नहीं, मगर मंच पर उनके सामने विराजमान है. प्रधानमंत्री के पीछे गिरिराज सिंह खड़े हैं. गिरिराज सिंह के साथ इसकी कई तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं. खबरें कैसे आती हैं और गायब कर दी जाती हैं, इसे समझना होगा. इसकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने की है. आज वहां के 2 बड़े अखबारों में इस खबर को लेकर कोई पड़ताल नहीं है, बस सूचना भर है कि ईडी भी केस दर्ज कर सकती है. इन अखबारों के पास संवाददाताओं और संपर्कों की कोई कमी नहीं होगी. मगर क्या यह यूं ही हुआ होगा कि अगले दिन इतने बड़े ठग के बारे में खबर ही ना छपे? इसलिए एक्सप्रेस की इस खबर का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है. जो बात छिपाई जा रही अब जब ठगों की बात चल रही है तो उसमें एक नाम संजय शेरपुरिया का भी आता है. संजय शेरपुरिया यूपी के पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं. उनका जन्म यूपी में के पूर्वांचल में हुआ और उसके बाद काफ़ी समय से ये गुजरात में रह रहे थे. गुजरात में रह के इन्होंने अपना धंधा पानी एनजीओ को चलाया और वहाँ फलते फूलते रहे. इसी बीच उन्होंने अपनी पकड़
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सरकार में अपनी पकड़ बनाई और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने देश और दुनिया में, यहाँ तक कि अपनी एनजीओ के सहारे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो लोगों से ये कहते कि हम आपको सरकारी जॉब दिला देंगे, लोन करा देंगे। इस बात को पुख्ता करने के लिए वो अपने साथ में खिंचाए हुए मंत्रियों के फ़ोटो और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ भी फ़ोटो दिखाने का उन्होंने साहस किया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि उनके जो विजिटिंग कार्ड होते थे उसके ऊपर जो एड्रेस होता था वो प्रधानमंत्री आवास का होता था। प्रधानमंत्री आवास के जरिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता था। उसकी पहुंच और पकड़ का और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने न केवल जनता को मूर्ख बनाया बल्कि देश की यानी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के साथ घनिष्ठता का संबंध बनाकर उसने यहाँ तक कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन तक को इतना प्रभाव में लिया। और गनीमत देखिए कि मनोज सिन्हा ने भी संजय शेरपुरिया के जरिए 25 लाख रुपए का लोन लिया। इस बात को मनोज सिन्हा ने स्वीकार भी किया है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा शातिर ठग जिसके शिकंजे में न केवल आम जनता बल्कि दिग्गज और घाघ नेता भी फंस जाते हैं, उसको लेकर सरकार भी उसकी जो अपराधी या शातिराना चालों को समझ पाने में विफल रही। नरेंद्र बात की मुझे अप्रैल 2023 की इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन याद आ गई और उसके 2 रोज पहले का यूपीएसटीएफ का एक्शन। क्या आप संजय प्रकाश राय शेरपुरिया को जानते थे? ग्रामीण इलाकों में ये चर्चा बड़ी तेज फैलती है कि इस गांव का रहने वाला आदमी गुजरात गया है, बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया है। मैंने भी इसी संदर्भ में उसका नाम सुना था। फ्री मीडिया पर क्रैकडाउन है। यूएपीए के तहत जो पत्रकार हैं वो जेल में हैं। 4 पत्रकारों का नाम आसिफ सुल्तान, सज्जाद गुल, फहद शाह और इरफान मेहराज। फिर स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ के जो अखबार थे ग्रेटर कश्मीर नुमा, अब उनके भी सुर बदल गए हैं। अच्छा, मेरे लिए खबर है ये। पुराने लाभार्थी थे वो दुखी हैं आपसे। मीरवाइज कह रहे हैं कि हमें नजर बंद कर रखा गया है, हम तो नमाज पढ़वाने भी नहीं जा सकते हैं। हर नागरिक के लिए खुला हुआ है, उनके लिए भी खुला हुआ। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, किसी के लिए कोई विशेष प्रयोजन या विशेषाधिकार। संजय शेरपुरिया की जो शातिराना चाल इतनी गहरी थी कि हर कोई भी उसकी बातों में फंस जाता था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रभावित करने के लिए उसने उनके ऊपर एक किताब भी लिखवाई। ये जरूरी था कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से प्रभावित करके अपने उल्लू यानी अपने जो कामकाज निकलवाने होते हैं उसको किस तरीके से निकाला जाए। वो इस मामले में बड़ा ही शातिर था। उसने प्रधानमंत्री के नाम की किताब निकलवा कर उनको बहुत प्रभावित किया और उनके साथ में बैठक करके उसने ये सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री मेरे बहुत करीबी हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे लोगों को प्रभावित करने में संजय शेरपुरिया सफल रहा, लेकिन राजनेता और सत्ता भी किसी को नहीं बचा पाती जब कानून उसके आड़े आ जाता है। कानून के आगे सारी चीज़ें विफल हो जाती हैं। राजनीतिक संबंध और सोर्सेस सब धरे के धरे रह जाते हैं। उसी तरीके से संजय शेरपुरिया के साथ जो हुआ वो तो होना ही था। इसके अलावा एक और नाम जो कि पीएमओ के नाम पर पीएमओ का अफसर बनकर लोगों को यहाँ तक कि प्रशासनिक अफसरों को भी बेवकूफ़ बनाने में सफल रहा, उनका नाम गुड़गांव के रहने वाला जयप्रकाश पाठक, जो अपने आप को इलाके में पीएमओ का अधिकारी बताता था और लोगों को यह झांसा देता था कि वो प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अफसरों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिला सकता है। ऐसा करके उसने बहुत सारे लोगों को ठगा भी। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए उसने ऐंठे
लेकिन एक जरा सी गलती से उसको जेल के पीछे जाना पड़ा। उसने गुड़गांव के पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों को प्रोटोकॉल मांगा कि मेरे घर पे रुद्राभिषेक होना है, जिसमें बड़े बड़े नेता और मंत्री आएंगे। इस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने इसकी छानबीन की, तब पता चला ये एक फर्जी पुलिस पीएमओ का अधिकारी है और उसी दिन उसको जेल भेज दिया जिस दिन उसने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम अपने घर पर आयोजित किया था। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा।